अच्छा, आज हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ रिवाइज करते जाएंगे और जो टॉपिक हमारे मिसिंग है वो कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम कमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एज हमने कोड लिखा है, फॉर लूप डिफाइन किया है। अगर हम एक लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं तो वो लाइन कमेंट होती है। कमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कुछ कोड हम रन नहीं करना चाहते, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। लाइन हम डबल बार लगाएंगे तो ये ग्रीन कर देता है, मीन ये वाली चीज़ कमेंट हो गई। इसका पर्पस कोड कमेंट के साथ साथ हम कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में ले सकते हैं। मे बी इसके ऊपर दिस फंक्शन इज जस्ट फॉर मे बी कुछ भी कर सकते हैं, रनिंग टेस्ट केसेस, ऐसा कुछ भी लिख दें ताकि कोई दूसरा डेवलपर उस कोड को पढ़े तो उसको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वो हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कमेंट करने का कि हम ऐसे सिंगल स्टैरिक लगाते हैं, और दूसरा ये है कि हम अगर एक से ज़्यादा लाइंस करनी है, सारी लाइन जितनी कमेंट करनी है उसको सिलेक्ट कर लें और फिर कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो सबके आगे ऑटोमेटिकली VS कोड भी ऐसे ऐड कर देता है, मीन ये वाली लाइंस कमेंटेड है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि हम अगर चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लाइंस कमेंट करें तो हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक लगाएंगे तो हम जितनी भी लाइनें से नीचे जितनी लाइनें आएंगी वो सारी ऑटोमेटिकली कमेंटेड ही होंगी। जहाँ हमने कमेंट को ख़त्म करना है तो वहाँ से फिर स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो बाकी ये लाइन अनकमेंट हो जाएगी। तो दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट ऐड करने के। हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट होती है, और फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक लगाते हैं तो, और जिधर भी जाके स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो वो एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट कर देगा। सही? तो सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, होपफुली आपको आइडिया हो गया। अच्छा जी, हमने अभी तक जो वेरिएबल बनाना सीखा है वो कैसे सीखा है कि हम var के कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाते हैं। जैसे var में भी नम, उसमें हमने 10 वैल्यू सेव कर दी। अच्छा, इससे क्या होता है कि हम एक ऐसा वैल्यू, जब भी हम var का कीवर्ड लिखते हैं हमें पता है कि वो रैम के मतलब रैम में सेव होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, और उसका एक सेल कंज्यूम हो जाता है रैम से। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, रैम में ये परमानेंट नहीं रहता है। जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है चलना और जब बंद होता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लाइक अभी हमने इस वक्त क्रोम ओपन किया हुआ है। जब मैं अभी क्रोम ने मुझे रैम में कुछ वेरिएबल्स जनरेट किए हुए हैं, जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद करूँगा, इस प्रोग्राम को चलाना बंद करूँगा तो जो इसने वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? लेकिन उतनी लाइफ के लिए रैम में वेरिएबल रहते हैं जितनी लाइफ के लिए हमारा प्रोग्राम रन हो। अगर हमने कोई वेबसाइट ओपन की है, जब तक वो ओपन है तो हमारे रैम में वेरिएबल भी बने हुए हैं। जैसे ही उसको क्लोज करूँगा तो वो वाले रैम में, फिर पूरा ब्राउज़र क्लोज करेंगे, जो ब्राउज़र ने रैम में वेरिएबल बनाए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से ये क्लॉक वाली एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, अब इसने कुछ रैम में अपने वेरिएबल स्टोर किए होंगे अपनी सारी लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये अपने रैम से वेरिएबल ख़त्म कर देगा। सही है? जैसे ओपन होता है तो बनते हैं, जैसे क्लोज होता है, मीन जब प्रोग्राम चलता है रन होता है तो बनते हैं, जब ख़त्म होता है तो एग्जिट हो जाते हैं। तो अक्सर जब हमारा लैपटॉप वगैरह मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो हम कुछ ऐप्स अगर बंद कर दें तो वो स्मूथली फिर चलने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर स्पेस मिल जाती है। अच्छा, अब var num10 हमने डिफाइन कर लिया। अब उसके साथ हमारे पास
लेकिन इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर वे है वेरिएबल क्रिएट करने का जिसकी मदद से हम ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बनाते हैं। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि जब प्रोग्राम रन हुआ वेरिएबल बन गए। अब ये सिर्फ तब ख़त्म होंगे जब मेरा पूरे का पूरा प्रोग्राम बंद होगा, क्लोज होगा, वो ये ग्लोबली बन गए। जैसे मैंने क्रोम ओपन किया तो क्रोम ने कुछ वेरिएबल बनाए होंगे, वो ग्लोबली वेरिएबल बने। अच्छा, अगर मैंने कोई नई टैब बनाई है तो हो सकता है कुछ वेरिएबल बने, लेकिन जैसे मैंने टैब क्लोज कर दी तो वेरिएबल ख़त्म हो गए हों। तो इसका मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर चलने के दौरान भी हम अपने वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन कम मेमोरी यूज़ करेगी तो मेमोरी एफिशिएंट कहलाएगी, ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगी तो मेमोरी ओवरलोड हो जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे वेरिएबल भी क्रिएट करना सीखने हैं जो टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि कुछ एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो इस लूप के दौरान ही बने, जैसे ये लूप चलना बंद हो जाए वो वेरिएबल ख़त्म हो जाए। देखो, हमारा मकसद है वेरिएबल बनाने का डाटा सेव करना, और डाटा सेव क्यों करते हैं? रीड करने के लिए। अगर हमारा रीड वाला पर्पस पूरा हो गया, अब उसके बाद मुझे उस वेरिएबल की ज़रूरत अगर नहीं है, लेट्स सपोज मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना था जो लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 तक की उसकी ज़रूरत थी, लेकिन इसके बाद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहिए जो रैम में स्पेसिफिक टाइम के लिए बनता है और फिर उस काम के होने के बाद ख़त्म हो जाता है, रेदर देन कि वो ऑल द टाइम रहे जब तक कि मेरा प्रोग्राम चलता रहे, बंद हो जाए। बात समझ आ रही है ना? तो जैसे मैंने क्रोम ओपन किया तो क्रोम ने कुछ रैम में वेरिएबल बनाए, जब मैंने नया टैब बनाया तो मजीद वेरिएबल बने, लेकिन जैसे टैब क्लोज हुआ तो वो जो इस टैब के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल थे वो खत्म हो गए। जब मैं पूरा क्रोम बंद करूंगा तो सारे के सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। तो चूंकि अब हमने टैब क्लोज कर दिया तो अब जो टैब इस स्पेसिफिक टैब के वेरिएबल थे वो हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब वो रैम से डिलीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल या ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो ब्लॉक हम किसी भी ब्लॉक कैसे बनाते हैं, हमने बनाना सीखा हुआ, हम करली ब्रेसेस से क्या बनाते हैं? ब्लॉक। अगर मैं ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो सिर्फ इस ब्लॉक में बने और जैसे ही प्रोग्राम इस ब्लॉक से बाहर आए वो वेरिएबल डिलीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप वेरिएबल। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मतलब वो सिर्फ इस ब्लॉक के लिए बना है। ये जो है ये लाइफ टाइम है, मतलब जब प्रोग्राम खत्म होगा तो खत्म होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाता हूं तो वो ब्लॉक लेवल पे वेरिएबल बनेगा और जैसे ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो, अब ब्लॉक हम मल्टीपल किस्म के बना सकते हैं। जैसे हमने इफ के साथ ब्लॉक बनाना सीखा है, हम फॉर लूप के साथ बनाना सीखे, किसी भी ब्लॉक के अंदर आपने बनाना है तो फिर मैं VAR की जगह पे लेट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लेट न्यू नंबर इक्वल टू 15। अब ये जो लेट है न्यू नंबर, ये बना कौन सी लाइन पे है और ये किसके अंदर बना है? एक ब्लॉक के अंदर बना है, करली ब्रेसेस के अंदर बना है। अब जब मैंने इसको लेट लगाया, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब ये इसी के अंदर बना है, इसी के अंदर मैं इसको कंसोल करा सकता हूँ, इसी के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बना ही उस ब्लॉक के। अब मैं अगर VAR लगाऊंगा ना तो इसका मतलब है कि ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, अब वो ब्लॉक लेवल पे नहीं है, ये प्रोग्राम लेवल पे है। जब प्रोग्राम चला, जब हमारा सॉफ्टवेयर चला तो बन गए, अब जब प्रोग्राम बंद होगा तो खत्म होंगे। तो लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे भी वेरिएबल बनाने पड़ते हैं जो स्पेसिफिकली उसी ब्लॉक के अंदर मुझे चाहिए होते हैं। मैं ये चाहता हूँ जैसे मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए तो ये न्यू नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या मुझे बाहर एक्सेस करना चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब जैसे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ये न्यू नंबर वाला वेरिएबल रैम से डिलीट हो जाए। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारे प्रोग्राम ने किसी सर्टेन लेवल पे प्रोग्राम पे वेरिएबल बनाए, फिर उसी सर्टेन लेवल पे डिलीट कर दिए। हालांकि हमारी एप्लीकेशन चल रही है लेकिन वो ऑल द टाइम रैम कंज्यूम नहीं कर रही, कभी कर रही है कभी नहीं कर रही, कभी कर रही है कभी
नहीं कर रही। और ऐसे वेरिएबल को इनिशिएट करेंगे थ्रू लेट। लेट एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम ब्लॉक लेवल वेरिएबल बना सकते हैं। मतलब वो ब्लॉक लेवल वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। वो जैसे ही ब्लॉक चलता है वो वेरिएबल भी डिलीट हो जाते हैं, वो अनडिफाइन हो जाते हैं, उनमें कुछ भी पड़ा नहीं होता। तो जैसे ही लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे रखते हैं इफ कोई वेरिएबल बना देते हैं, इफ नंबर इक्वल टू 10, सही है। अब कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर चलेगा तो ये न्यू नंबर को क्या करेगा, कंसोल करा देगा। अब लेकिन ये न्यू नंबर मेरा यहाँ पे अगर मैं कंसोल बाहर भी कराने की कोशिश करूँ तो उसको वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सिर्फ इस ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक का ही पार्ट है, उसी के अंदर ही वो क्रिएट हुआ है, उससे बाहर वो क्रिएट एक्सेसिबल है नहीं। सही हो गया। अच्छा, अगर मैं ये लेट के साथ यहां पे बनाता हूं तो फिर क्या होगा? फिर वार और लेट में कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होती तो कौन सा स्कोप होता है? ग्लोबल स्कोप होता है। तो इसका मतलब मैं लेट से भी बना लूं, अब मैंने चूंकि बनाए ग्लोबल स्कोप में, किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं बनाए, तो बाय डिफॉल्ट ये वार की तरह काम करेगा। सही। और अगर मैंने इसको अंदर बनाया तो फिर वो उसके अंदर काम नहीं करेगा, फिर भी ग्लोबल स्कोप बन जाएगा, फिर हम उसको बाहर अंदर जहां भी रीड करना चाहें कर सकते हैं। इसी से तो बचने के लिए लेट यूज कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर ऐसे वार लगा दें तो फिर तो एक्सेसिबल हो जाएगा ना, और वो तो ग्लोबल स्कोप बन जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम, देखिए अगर सिर्फ काम इस वेरिएबल का इस ब्लॉक के अंदर था, हम चाहते हैं ये बाहर एक्सेसिबल ना हो, बाहर इसकी जैसे लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो इसकी लाइफ खत्म हो जाए, ताकि मेरी मेमोरी थोड़ी लूज हो, थोड़ी यूज कम होना शुरू हो। मेमोरी कम यूज करेगा सॉफ्टवेयर तो वो अच्छा होता है, जितनी ज़्यादा मेमोरी यूज होगी उतना लोड बढ़ता है ना सिस्टम पे, फिर उसके पास स्पेस खत्म हो जाती है, फिर नए सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हम। जैसे अगर मैं ये सारी ऐप्स चला दूँ और मेरी रैम फुल हो जाए तो फिर मैं नई सॉफ्टवेयर नहीं मजीद चला सकता ना काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी रैम तो फुल है। तो इसलिए जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम ये बड़ा ख्याल रखते हैं कि उसके यूज़ करने से मेरी मेमोरी कम से कम कंज्यूम हो, वेरिएबल जितने चाहिए उतने बने, और जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बने। इसलिए हमेशा हम लेट यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि लेट अगर मैं बाहर लगा दूँ तो फिर तो वो चूंकि किसी भी कर्ली ब्रेसेस में नहीं है तो क्या बन गया? ग्लोबल स्कोप बन गया। तो उसका मतलब क्या है? कोई वार को और उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि वार भी तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल ही बनाता है बाय डिफॉल्ट। तो हम हमेशा भी जब भी कर्ली ब्रेसेस में यूज किया करेंगे, और ऐसे वेरिएबल जो हमने इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर यूज नहीं कर रहे उनको फिर किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे। सही है। अच्छा, अब इससे मिलता जुलता एक और कीवर्ड है हमारे पास, कांस्टेंट। वो हम यूज करते हैं, वो हम ग्लोबल में भी कर सकते हैं और लोकल में भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक लेवल स्कोप का वेरिएबल होता है। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पी बाय मेथड पी बाय कर दें या 3.14 कुछ इस तरह करके वैल्यू होती है ना इसकी। अच्छा, अब ये जो मैंने पाई जनरेट की है ना, नॉर्मली हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम कांस्टेंट बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, एरर आएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है ना चेंज होने वाला वेरिएबल। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल होता है, मतलब इसके अंदर ही बनेगा और अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इधर टॉप पे बना दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो तो मैंने बताया, फिर अगर किसी भी ब्लॉक में नहीं है तो मतलब ग्लोबल स्कोप में, और ग्लोबल स्कोप में कब तक वेरिएबल रहता है? जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है वो तब तक रहेगा। जैसे सॉफ्टवेयर बंद होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। ऑल गुड। कांस्टेंट में लिखिए ऐसी वो चीज, देखिए कंट्री पाकिस्तान है, इसका नाम चेंज नहीं हो सकता ना, या इस्लामाबाद है उसका नाम चेंज नहीं हो सकता है, न्यूयॉर्क है, यूएस है। अब ऐसी चीज़ों को हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं।
ऐसी वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, इसीलिए उन्होंने एक नया कीवर्ड कांस्टेंट निकाला है, क्योंकि अगर VAR के साथ कीवर्ड बनाते हैं तो ऑलवेज सोच में आता है कि ये चेंज हो सकती है। तो हमें अगर कोई ऐसी चीज़ें सेव करनी है जो चेंज ना हो सके तो हमेशा कांस्टेंट से करेंगे। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो वैसे रखा है, जैसे मैं रख दूँ कांस्टेंट माई नेम इक्वल टू नबी। बस ये है कि नॉर्मली मैं तो अगर माई नेम की वैल्यू चेंज करके अली करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने कांस्टेंट बनाया तो फिर नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब है ना कि कांस्टेंट ना चेंज होने वाली चीज़। कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ नहीं चेंज करनी बस। अब वो ज़्यादातर हम लेट यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं तो वो समटाइम क्या होता है कि नेम के बाहर ऐसी स्पेस आई होती है, पॉसिबल है ना, लेकिन हमने जब सेव करना है डाटा तो स्पेस को कम करना है। समटाइम यूज़र बड़े लफ्ज़ों में लिख देता है, उसको छोटों में कन्वर्ट करना है, तो हमने उस वेरिएबल की स्टेट को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, तो इसलिए हम फिर कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल, लेट्स सपोज मैंने ये वेरिएबल बनाया VAR, अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ इसके अंदर वैल्यू 10 डाली है, अब मैं इसको फंक्शन के अंदर रीड करता हूँ तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप वाली वैल्यू मुझे एक्सेसिबल कराएगा। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उससे बाहर लॉक करता हूँ, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू चेंज कर देगा वो। लेकिन अगर मैं लोकल स्कोप वेरिएबल बनाता हूँ उस केस में ऐसा नहीं होगा। और एक और अभी हमने केस ढूंढना है, अभी मैंने 2 केस आपको बताए हैं, ब्लॉक लेवल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अभी एक और स्कोप है फंक्शन स्कोप, उसमें लॉजिक्स बदल जाते हैं सारे, उसमें उल्टा चलती हैं चीज़ें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतनी बातें समझ आई हैं आपको या नहीं आई? तो इसको हम थोड़ा सा प्ले करके भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें थोड़ा और क्लियर हो। अच्छा, एक एरर आया है, वो क्या कह रहा है, पाई को आप चेंज नहीं कर सकते। हमने 23 करने की कोशिश की, उसने कहा नहीं कर सकते आप, ये मतलब ये अलाउ नहीं है, यही बात हमने की ना, अलाउ नहीं है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम पाई की वैल्यू को बाहर एक्सेसिबल करने की कोशिश करते हैं और इसको चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, अभी वो क्या कह रहा है, पाई इज नॉट डिफाइंड, हालांकि हमने की है, लेकिन क्योंकि हमने किसके अंदर की है, फंक्शन के अंदर की है, तो फिर ये कौन से स्कोप का बना, ब्लॉक स्कोप, मतलब ये करली ब्रेसेस वाले स्कोप का बना। अगर ये करली ब्रेसेस वाले स्कोप का बना है तो इसका मतलब क्या है, ये करली ब्रेसेस के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इवन न्यू नंबर को भी प्रिंट कराते हैं तो उसके अंदर भी हमें सेम ही एरर आएगा कि न्यू नंबर इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि वो न्यू नंबर हमने उसके अंदर कराया। लेकिन अगर हमने अब ये वाला कांस्टेंट तो मैं कहीं भी प्रिंट करा सकता हूँ ना, क्यों? क्यों तो ये डिफॉल्ट ग्लोबल ही है, सिर्फ हमने लेट या वार या कांस्टेंट से इसको बना दिए, लेकिन टेक्निकली तो ये ग्लोबल ही है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप के अंदर हम इसको बना रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई ना आपको? ये ब्लॉक लेवल स्कोप हो गया। और ये अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल नंबर की वैल्यू को कर देते हैं मे बी 50। अब आप लोग बताएं, ये मैंने बनाया था लाइन नंबर 1 पे, फिर इसको अपडेट कब किया, ब्लॉक के अंदर किया अपडेट, ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसको मैं रीड करता हूं यहां पे, तो क्या होगा, क्या आएगा, 50 आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल वेरिएबल को कहीं पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। VAR कीवर्ड का मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी स्कोप के अंदर चेंज करें तो वो एक्चुअली हमारे ग्लोबल वेरिएबल को ही चेंज करेगा। लेट और वेर का फर्क क्या है कि अगर वेरिएबल बनाते हैं तो वो ग्लोबल स्कोप में बनता है, वो एक्सेसिबल है करली ब्रेसेस से बाहर। लेट से बनाया हुआ वेरिएबल तो न्यू नंबर को हम आगे प्रिंट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो तो मिल ही नहीं रहा था उसको। हाँ,
अगर हम वैर कर देते हैं ब्लॉक लेवल पे तो क्या होगा? अच्छा, जब हम किसी भी कीवर्ड से बनाते हैं वो नहीं, एक्चुअली ये फॉल्स हो रहा है ना, ऊपर से हमने खत्म कर दिया ना उसको, तो क्या हो रहा है? ये तो अंदर वाला था ना, ये 50 आया, अंदर भी एक्सेसिबल और अगर मैं इसको लेट कर दूं तो अंदर वाला तो चलेगा 50, लेकिन बाहर वाला नहीं चलेगा। ये फर्क है ना। तो इससे फिर क्या मुझे बात समझ में आई? हाँ, ग्लोबली का मतलब क्या है? अगर वो ब्लॉक के अंदर भी बनता है तो वो ग्लोबल वेरिएबल बनाता है। ग्लोबल का मतलब ये है कि वो ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल होता है। तो अब फिर हमें क्या, अगर ऐसे वेरिएबल जो ब्लॉक के लिए ही बस चाहिए तो वो किससे बनाने चाहिए हमें? लेट या कांस्टेंट से। और अगर हमें बाहर भी चाहिए तो, और अगर मैं किसी मतलब रूट लेवल के ऊपर लेट कांस्टेंट या बाहर से बनाऊं तो कोई फर्क है? कोई फर्क है नहीं। क्यों? कि बाय डिफॉल्ट तो है ही वो ग्लोबल ही, तो उसमें लोकल ग्लोबल चक्कर का ही मसला नहीं। सही है। तो ब्लॉक लेवल स्कोप और ग्लोबल स्कोप दो चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो? एक ब्लॉक लेवल स्कोप और दूसरा ग्लोबल स्कोप। ब्लॉक लेवल सिर्फ ब्लॉक में और ग्लोबल। अच्छा, अब एक और होता है जिसको हम लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप बोलते हैं। इसकी ना थोड़ी सी लॉजिक बदल जाती है फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप के अंदर। फंक्शन स्कोप भी कुछ बोलते हैं, कुछ लोकल स्कोप भी बोलते हैं। जब हम एक वेरिएबल, एक फंक्शन बना लेते हैं हेलो, उसमें बनाते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं माई यूजर नेम, उसको रख लेते हैं नबी। ठीक है। ये मैंने क्या किया, हेलो फंक्शन के अंदर माई यूजर नेम को क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया, और हेलो को मैं यहां पे क्या कर देता हूं, कॉल। तो अभी मैंने क्या किया है, ये कौन से स्कोप का वेरिएबल बनाया है, और ग्लोबल स्कोप को मैंने ब्लॉक लेवल स्कोप में, आपके क्योंकि हमने ब्लॉक ही पढ़ा है ना करली ब्रेसिस के अंदर, तो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, उसमें हमने इसको यूज किया है। तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा या कोई एरर आएगा? हो जाएगा, हो जाना चाहिए, कोई भी मसला नहीं आना चाहिए। नवीद आ गया, कोई इशू नहीं, ठीक हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि यही वेरिएबल मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है। वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल मतलब मैंने ब्लॉक लेवल में डिफाइन कर दिया अभी तक की आप लोगों की डेफिनेशन के मुताबिक, ऐसे किया ना मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इससे बाहर इसको ना फंक्शन कॉल करने से बाहर लॉक करवाता हूं। किसको लॉक करवाता हूं? वेरिएबल जिसका नाम है माई यूजर नेम आउटसाइड ब्लॉक। सही है। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अच्छा, ऊपर वाला हो गया और नीचे वाले में क्या बोला उसने? माई यूजर नेम इज, इसका मतलब जो लॉजिक हमने बनाई थी वो लॉजिक अब यहां पे आके फेल हो गई। पहले हमने ऐसे किया था ना, ब्लॉक में वेरिएबल बनाया तो वो बाहर आके एक्सेस। अच्छा, इसी वजह से अगर आपने यहाँ पे फोकस किया हो, हमने फंक्शन स्कोप बोला, यानी कि पूरी प्रोग्रामिंग लहदा चलती है, फंक्शन चौधरी साहब लहदा चलते हैं, क्योंकि ये ऐसे चौधरी साहब हैं, इनकी अपने काम है, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग सेपरेटली चल रही है और इनके अपने मामला, मतलब इनसे इनका बना हुआ जो इसके अंदर चाहे VAR कीवर्ड से भी वेरिएबल बनाएं तो वो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल नहीं बनता, वो भी क्या बनता है,
ब्लॉक लेवल, या उसको हम दूसरे लफ्जों में लोकल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। बात समझ आई है नहीं है? नॉर्मली हमने दो चीजें पढ़ी थी, ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल स्कोप करली ब्रेसेस वाला होता है और ग्लोबल स्कोप ओवरऑल होता है। अगर हम VAR का कीवर्ड करली ब्रेसेस में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या बनता है? ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, वो कहीं पे भी एक्सेसिबल होता है, ब्लॉक के बाहर अंदर हर जगह। अगर हम लेट करके करते हैं तो सिर्फ करली ब्रेसेस ब्लॉक में बनता है। लेकिन फिर हमने फंक्शन के अंदर कोई भी VAR कीवर्ड से बनाया तो टेक्निकली क्या बनना चाहिए था? ग्लोबल स्कोप मतलब क्या है? थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेसिबल हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से हमने स्कोप को दो हिस्सों में नहीं रखा कि ग्लोबल और ब्लॉक लेवल नहीं, उसका एक और तीसरा हिस्सा बनाया, दैट इज कॉल्ड लोकल या फंक्शन स्कोप। तो तीन हिस्से, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप, फंक्शन स्कोप। क्योंकि फंक्शन लेवल से ट्रीट होता है। हमने होस्टिंग पढ़ी थी ना, फंक्शन होस्टिंग, उसमें क्या होता है? फंक्शन को मतलब ये मैं जो कॉलिंग है ये फंक्शन बनाने से ऊपर भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं फंक्शन होस्टिंग। नीचे आएगा भी हमारे पास टॉपिक लिस्ट में। मतलब अगर हम फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, उसको बनाने से पहले भी उसको कॉल करें तो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन मेमोराइज होता है। मेमोराइज का मतलब क्या है? एक स्कैनर चलता है जो स्कैन करता है, इसमें जितने फंक्शन है उनको पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, जिसको हम होस्टिंग क्या बोलते हैं। सही? HO आगे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात किसी को ना समझ आई हो? ऑल गुड। अच्छा, अब ये जो फंक्शन स्कोप है ना, इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। क्या ये ब्लॉक लेवल स्कोप है या ये इसकी एक अपनी साइंस है, इसकी एक डिफरेंट साइंस है? और वो क्या है कि VAR कीवर्ड से भी बनाया हुआ वेरिएबल इसमें क्या कंसीडर होता है? लोकल स्कोप। मतलब वो इससे बाहर एक्सेसिबल है नहीं हो। लेकिन इसमें भी टेक्निक्स हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, हम ना नंबर ही लेते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। नंबर 1 कर लेते हैं, चलो VAR नंबर 1 और उसमें रख देते हैं 50। और मैंने VAR नंबर 1 ब्लॉक लेवल स्कोप पे भी बना दिया है और उसमें रख देते हैं मे बी 40। और इधर हम नंबर 1 को क्या करते हैं? इन फंक्शन, और उसको मैं करता हूं प्रिंट। जस्ट सेम चीज मैं इधर प्रिंट करता हूं। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। आउटसाइड कितनी वैल्यू आएगी और इनसाइड क्या होगा? सही हो गया। इसका मतलब जो हमारा कंसेप्ट था वो सही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल था वो लोकल स्कोप वेरिएबल उसको चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो उसी तरह हमारे लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि वो ग्लोबली है, तो हमें 50 रखा था। अब अगर हम करते हैं तो अब क्या होगा? हमने VAR कीवर्ड खत्म कर दिया हेलो से। क्या होगा? दोनों में 40 आना चाहिए। सिंपल सी साइंस हो गई। क्या बोला? देखिए, जब ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, मैंने उसको कहा है वो हर जगह एक्सेसिबल है, और जब उसकी वैल्यू चेंज होती है तो कहां पे होती है? ग्लोबल लेवल पे, रीजनल में। तो अब जब रीजनल में चेंज हो गई तो इधर भी 40 हो गया और उससे नीचे भी 40 हो गया। सिर्फ फर्क लोकल स्कोप में क्या है कि VAR का कीवर्ड अगर हम फंक्शन के अंदर लगाते हैं तो वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता।
यानी कि अगर हम VAR का कीवर्ड फंक्शन के अंदर लगाते हैं वो लेट बन जाता है। अब सिंपल है ना, यानी कि फंक्शन के अंदर VAR और लेट दोनों क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, ब्लॉक लेवल बन जाते हैं। और अगर हम फंक्शन के अलावा किसी भी ब्लॉक में VAR कीवर्ड लगाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लोबल बन जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, इस वजह से हम इसको लोकल स्कोप बोलते हैं। सही। पहले जब दो स्कोप होते थे, जब जावास्क्रिप्ट की बात थी, ग्लोबल स्कोप और लोकल फंक्शन स्कोप, एक ही कीवर्ड था VAR। ये लेट कांस्टेंट तो अभी आया ना, तो उस लेट कांस्टेंट से पहले VAR ही होता था। इस वजह से उन्होंने लोकल और ग्लोबल स्कोप का कंसेप्ट दिया था कि फिर उस वक्त क्या होता था कि बाकी के जो है ना, जैसे लूप वगैरह, इफ कंडीशन, उनमें बनाए हुए वेरिएबल हमेशा ग्लोबल ही बनते थे, सिर्फ फंक्शन में बनाए हुए वेरिएबल लोकल बनते थे। उन्होंने कहा यार ये तो मतलब इतने सारे और ब्लॉक भी होते हैं, उनमें भी हम बहुत सारे वेरिएबल बनाते हैं, खत्म करते हैं, तो वो भी लोकल बनने चाहिए, ब्लॉक लेवल बनने चाहिए उसी ब्लॉक के अंदर। तो इसलिए उन्होंने लेट और कांस्टेंट हमें दिया, जिससे हमें हेल्पफुल हुआ कि यार हम फंक्शन की तरह का लोकल स्कोप वेरिएबल ब्लॉक लेवल में भी बना सकते हैं लेट की मदद से। यही बात कर रहे हैं ना, इजी है। अब तीनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। कोई पूछे आपसे कि जावास्क्रिप्ट में कितने स्कोप हैं तो क्या बताएंगे, कौन कौन से, ग्लोबल, ब्लॉक लेवल स्कोप और लोकल या फंक्शन स्कोप। एक्चुअली देखें कर सकते हैं, लेकिन समटाइम चीज़ें मेक सेंस नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे VAR बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लेट भी लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, VAR भी लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन सही आप कह रहे हो, ज़्यादातर हम लेट ही यूज़ करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। लेकिन जेनेरिकली मैं क्या करता हूँ, जो ब्लॉक में नहीं होते उनको वार से ही बनाते हैं, ताकि और क्लैरिटी रहती है ना कि ग्लोबल बन रहे हैं। जो कि लेट जब भी यूज हो, जब मैंने ग्लोबल में लेट यूज किया तो इट विल बी कंफ्यूजिंग कि ये लोकल है, ब्लॉक लेवल है, ये क्या स्कोप का वेरिएबल है। जब मेरी अटेंशन ही ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बनाने की है तो फिर मैं लेट के साथ नहीं बनाऊंगा, फिर मैं कैसे बनाऊंगा, वार से। वो तो ग्लोबल इज कंसीडर होना। उसका फिर हम वो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उस मसले के लिए, क्योंकि वो फिर रन टाइम पे इस तरह के एरर्स विजिबल कर रही थी। यही मसला है ना, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस यही है कि वो रन टाइम पे टाइप्स एरर और वेरिएबल्स की डिफाइनिंग चीज़ें ये रोक देता है, चूँकि वो फंक्शंस के अंदर देता है या लूप मतलब ब्लॉक्स के अंदर देता है, या मतलब इस तरह की कोडिंग कर रहा होता है ना वो ज़्यादातर, इसलिए वो लेट से बनाता है। जब भी हम ज़्यादातर काम तो ब्लॉक के अंदर ही कर रहे होते हैं, ग्लोबल तो बहुत कम काम करते हैं। तो अब अंदर करना है तो हमेशा लेट से ही करना है, हमें भी पता है, क्योंकि अगर वार से करेंगे तो वो ग्लोबल बना देगा और ग्लोबल मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुछ वेरिएबल होते हैं जो हमने अटेंशनली ग्लोबल बनाने होते हैं, यार कि ये मतलब ये ग्लोबल होना चाहिए, फाइल के टॉप पे बना दिया मैंने वेरिएबल। अब वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ VAR कीवर्ड ही यूज़ करें। उसका फ़ायदा क्या है कि क्लैरिटी है 100% कि यार ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल बन रहा है, कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। कन्फ्यूजन से बचना है ना, जितना काम कन्फ्यूजन से बचे। तो ऐसा नहीं है कि VAR बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो हम ग्लोबल स्कोप में इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर भी अब ज़्यादातर लेट ही चलता है, क्योंकि VAR लिखें लेट लिखें बात तो एक ही है। तो बाकी सारे ब्लॉक्स के अंदर हम लेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि इसका क्या मतलब बन रहा है। हाँ अच्छा, उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये हमने पढ़ ली थी कि हमारे पास जा कि में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड डेटा टाइप है। इसी तरह ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स ये भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, कंडीशन भी पढ़ ली हैं। लूप हमने फॉर लूप पढ़ लिया है, वाइल लूप पढ़ लिया है। अच्छा, डू वाइल लूप ये शायद नहीं किया था।
अच्छा, वाइल लूप में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हम अपना जो भी कोड लिखते हैं वाइल लूप, और उससे पहले फिर हम क्या करते हैं, लूप लगाने की कितनी चीजें होती हैं, कौन कौन सी, इनिशियलाइजेशन हम क्या करते हैं, हमेशा टॉप पे करते हैं लूप से। तो इनिशियलाइजेशन क्या करेंगे, लेट आई में भी 0, ये इनिशियलाइजेशन है। फिर कंडीशन, तो अगर हम वाइल यूज कर रहे हैं वाइल, फिर उसकी कंडीशन आ जाएगी आई लेस देन में भी 10, और फिर लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि अब हमने इन्फिनिट लूप से बचाना है, तो ये हमारा एक लूप बन गया। अच्छा, इसी जैसा एक और लूप भी है, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप क्या करता है कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन है जो कि आई हमने डिफाइन किया, फिर हमने ब्लॉक बना लिया, और ब्लॉक के अंदर हमने ये सेम यही कोड हम पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, सही है। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो करना है, 2 हिस्से हमने पूरे कर लिए हैं इसके। अच्छा, डू वाइल में क्या होता है कि वो कहते हैं कि डू का कीवर्ड लगाओ, कंडीशन जहां पे आपका ब्लॉक खत्म हो रहा है ना वहां पे लगानी है आपने, बाकी सब कुछ सेम है, सेम कंडीशन सेम सब कुछ, बस जिधर हमारी ये कर्ली ब्रेसेस खत्म हो रही है वहां पे क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, और डू शुरू में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो तीनों चीजें पूरी हो रही है या नहीं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन, तो ये पूरी हो गई। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसने कंडीशन को लूप खत्म होने के बाद क्यों लगाया, शुरू में क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए क्योंकि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो लाइफ में एक दफा लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो रही है या, अगर मैं ऐसे बोलूं, इन्होंने बोला आई लेस देन 10 है तो ये लूप चलता रहे, तो अभी ये लूप कितनी दफा चलेगा, 10 टाइम, और ये वाला वाइल लूप ये भी 10 टाइम चलेगा। अगर मैं कह दूं कि 11, तो अब क्या होगा, ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा, 0 टाइम, लेकिन ये लूप स्टिल एक दफा चल जाएगा, क्योंकि कंडीशन देखो, डू वाइल लूप एक दफा चल गई, लेकिन अगर मैं यही 0 से शुरू करता तो फिर ये दोनों क्या करते, एक जैसे चलते 10-10 दफा, 0 से 9 दोनों चल रहे हैं डू वाइल लूप, और अब चूंकि वेरिएबल सेम है तो ये कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है नीचे, तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो अगर हम इसको लेट जे कर लें तो और समझ आ जाएगी, और आई की जगह जे और जे प्लस प्लस, अब दोनों जो है वो 10-10 दफा चल रहे हैं यहाँ पर, अब ये दोनों सेम तरह चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये इसकी कंडीशन को भी 11 कर दूं, इसकी भी 11 कर दूं, तो क्या होगा, डू वाइल एक दफा चल जाएगा, दूसरा एक भी दफा, फायदा बहुत सारे केसेस के अंदर हमें डू वाइल लूप की जरूरत पड़ सकती है। उसकी रीजन क्या है कि ये सिर्फ एक दफा लाजमी चलता है, मतलब कम से कम एक दफा लाजमी चलता है। जैसे अगर हम ऐसे कह दें कि कंडीशन स्टिल ट्रू नहीं हो रही, लेकिन उस केस में भी हम चाहते हैं कि एक दफा एटलीस्ट जो है वो चल जाए कोड। लेट्स सपोज अगर हम कोई स्पिन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यार एक दफा तो स्पिन चले, लेकिन अगर ये कंडीशन पास होती रहती है तो स्पिन चलती रहे। तो ऐसे केस के अंदर हमें एक दफा सिक्का जो है लाजमी घुमाना है, लेकिन उसको मजीद घुमा सकते हैं अगर कोई और सर्टेन कंडीशंस ट्रू होती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस के अंदर, गेम्स के अंदर स्पेसिफिकली हमें ये डू वाइल लूप्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेम में अक्सर ऐसे होता है ना कि एक दफा ये काम करना है, और अगर स्टिल वो कोई एक कंडीशन वो ठीक होती रहती है तो वो काम रिपीट करते जाओ, समझ आ रही है ना। तो एक दफा काम करना है, फिर मजीद भी उसमें इन आउट जुगाड़ लगाते जाओ। ऑल गुड।
तो डू वाइल लूप और वाइल लूप की समझ आ गई, दो लूप समझ आ गए। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और लूप्स भी हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास लूप है फॉर इन लूप। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये फॉर इन और फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट में भी कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसमें कहते हैं कार का कलर जो है वो क्या है, रेड है, और उसका जो है वो डोर्स उसके अंदर 4 है, और उसका सीसी इंजन जो है वो मे बी 1500 है, और हैं हाँ कंपनी कौन सी है, और होंडा टोयोटा किया कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये हमने कुछ कीज डिफाइन कर ली। अब मैं इस पर लूप करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, लूप चलाना चाह रहा हूँ। अब एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसको कन्वर्ट करूं, क्योंकि लूप किस पे चलते हैं, एरेज के ऊपर, क्योंकि उसमें लेंथ होती है, और ये तो एक सिंगल एंटिटी है, इसमें तो कोई लेंथ नहीं। एक तरीका ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूं अरे के अंदर। अच्छा, वो भी हमारे पास वे है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें अरे के अंदर, लेकिन एक और हमारे पास लूप है, जैसे मैं कहता हूं फॉर मैं बोलूं कि कार में बी आइटम इन कार, तो मैं इसको लॉग कराता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी मैं क्या करूं। इसने क्या किया, मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज थी ना वो दे दी। पहले क्या दिया मुझे उसने, सॉरी कीज दे दी। पहले क्या दिया, फिर कंपनी, ये इसने मुझे कीज जो है वो रिटर्न कर दी। मैंने कहा आइटम मुझे उसकी, या इसको की कह दें अगर आप ज्यादा अच्छे समझना चाहते हैं, मुझे की रिटर्न कर दो किसकी, कार ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज हैं वो रिटर्न कर दो। वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं कीज 1 बाय 1 करके लूप के अंदर। अच्छा, अब दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे अब इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू देने के लिए एक और तरीका है मेरे पास, क्या है वो, कार के अंदर अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट पा के अंदर कीज डाल दें तो वो आ जाएगी ना वैल्यूज उसकी, ये वाले तरीके से। लेकिन ये तरीका नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे इधर ही इसकी वैल्यू मिल जाए। तो मेरे पास जो इसी की तरह का एक और लूप है डेट इज कॉल्ड, वो हमें वैल्यू देता है, उसको हम बोलते हैं ऑफ, वैल्यू ऑफ कार ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या मिल जाएगी फिर, कंडीशन नहीं दे रहे। अब वो कैसे चल रहा है, वो कार इसके अंदर जितनी कीज है ना उसकी लेंथ ले रहा है, जितनी इसके अंदर कीज हैं उसकी वो लेंथ काउंट कर रहा है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ मैन्युअली, अगर हम करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं। और सेम चीज के अंदर हमें हैं नहीं, शायद वैल्यू कोई कीवर्ड ना हो, नहीं, ऑफ कार, कार तो ठीक है, टेस्ट ऑफ कार, टेस्ट क्यों नहीं चल रहा है इसमें। अब इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड फॉर लूप, ये मेरे ख्याल से नहीं, इनके साथ ऊपर किया है ना, हम ऑफ वाला देख रहे हैं, नहीं सेट है, नहीं कोई सिंटैक्स बोल रहे हैं।
वेरिएबल ऑफ इटरेबल, ठीक है। इनसे ही चल रहा है, ये चल रहा है ऐसे, लेकिन उसकी मुझे एंट्रीज बनानी पड़ती हैं, ठीक। अच्छा, अब फॉर इन की तो समझ आ गई ना आपको। ये ऑब्जेक्ट में 1 बाय 1 कीज दे देगा। आपने अगर आपने उसकी की वैल्यू उठानी है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर की पास कर दें तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अच्छा, फॉर ऑफ को मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रिंग के ऊपर, वहाँ भी इजी है। जैसे हम लिखते हैं VAR मे बी कंट्री और उसको लिख देते हैं पाकिस्तान। इस पे अगर हम लूप करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर नो हम करेंगे मे बी आइटम ऑफ कंट्री। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, वन बाय वन पी लहदा मिल रहा है, ए लहदा मिल रहा है। नॉर्मली अगर मुझे इस पे लूप चलाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप, फिर उसकी मैं लेंथ बताऊंगा उसको और सारी चीजें। ऑफ वाले, फॉर ऑफ वाले से कितना फायदा है कि मैंने स्ट्रिंग अपनी पास की, उससे पहले ऑफ लगाया और वो मुझे 1 बाय 1 कैरेक्टर रिटर्न कर। तो अगर हम इसको कैरेक्टर लगा कह लें तो ज़्यादा अच्छा ऐसा, ये भी रिजर्व वर्ड नहीं चलिए सही। सारा काम ऑफ का है, यानी कि वो खुद से फाइंड करता है कि कितनी इसकी लेंथ है, वहां तक वो लूप चलाता है और हर दफ़ा एक एक कैरेक्टर मुझे कैरेक्टर में दिए जा रहा है, उसको मैं जितना मर्जी यूज़ करना चाहूँ, प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह फॉर इन क्या है, इनमें क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, वो मुझे उसकी की रिटर्न करी जा रहा है, उस की से मैं उसकी वैल्यू भी रीड कर सकता हूँ और की भी प्रिंट कर सकता हूँ। और ऑफ के अंदर मैं स्ट्रिंग पे चला के उसको 1 बाय 1 कैरेक्टर गेट कर सकता हूँ। सही है। तो 3 लूप अब हमने और कवर किए हैं। टोटल कितने लूप हो गए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। फॉर इन फॉर ऑफ कम यूज होते हैं ज्यादातर, व्हाइल डू व्हाइल भी कम होता है, व्हाइल भी सबसे ज्यादा हम फॉर लूप यूज करते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग में। वो तो अरेज के हैं ना, अभी अरे की बात नहीं है, जेनेरिक लूप्स। फंक्शंस डिक्लेरेशन भी पढ़ लिया, एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। स्कोप, ग्लोबल, लोकल और ब्लॉक। होस्टिंग, ये मैंने अभी आपको बताया था। अगर फंक्शन को बनाने से पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। ये इंटरव्यू में बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि होस्टिंग किसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आपने कहना है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन से पहले उसकी कॉलिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 100% ऑफ द टाइम हम रिटर्न ही लगाते हैं। उसकी रीज़न ये है, फंक्शन को बनाना जितना हम बना रहे हैं उस वक्त उस जगह के लिए नहीं बनाते। फंक्शन तो बनाते ही क्यों हैं, ताकि किसी और जगह यूज़ कर सकें। और फिर फंक्शन का मतलब ये होता है कि मैं इसको कोई डाटा दूँ, ये प्रोसेसिंग करके आउटपुट बना दे और वो आउटपुट मैं इस्तेमाल करूँ और वो रिटर्न करेगा तो मुझे मिलेगी ना। तो 100% ऑफ द फंक्शंस के अंदर रिटर्न होता है। हम प्रैक्टिस में समटाइम लर्निंग के पर्पज़ के लिए नहीं लगाते, लेकिन बाकी के केसेस में रिटर्न लगाना ही पड़ता है। बहुत कम फंक्शन जैसे कंसोल है उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी तो अगर आप देखें जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं वो सब कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न तो आता है, क्योंकि फंक्शन का बनाने का मकसद ये है। जैसे मैं कहता हूँ कि ऐड 2 नंबर, इसका मकसद क्या है, 2 नंबर को ऐड करके मुझे आंसर दो। तो फिर जिधर उसको कॉल कर रहे हैं उधर उसको आंसर चाहिए, तो रिटर्न तो ऑलवेज होता है। तो इस जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें रिटर्न लाजमी लगाएंगे।
मतलब जब भी ऐड टू नंबर या कोई भी बनाते हैं तो उसके दो पैरामीटर हम रिसीव करेंगे, उसमें रिटर्न लाजमी होगा, क्योंकि फंक्शन का मकसद ही तब पूरा होता है कि ये बना हम इसलिए रहे हैं ताकि मल्टीपल जगहों पे कॉल कर सकें, और अगर मल्टीपल जगहों पे कॉल करना है तो उसका आंसर मुझे फंक्शन के अंदर नहीं चाहिए, फंक्शन के एक्चुअली जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे चाहिए। तो इसलिए 100% ऑफ द केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हाँ वो तो रिजल्ट ही जाएगा। अगर आप सी भी कर रहे हैं अगर, तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, लेट सी, तो इसमें इन दोनों का मजमुआ एक नया वेरिएबल ही बना है एक्चुअली, और साथ ही रिटर्न कर दिया, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सी रिटर्न कर दें, इसका आंसर रिटर्न कर दें या इसका कर दें, बात क्या है, एक ही एक नया एक्स्ट्रा वेरिएबल ही बनाया है। लेकिन वो भी चूंकि हमने लेट या वार से बनाते हैं तो फंक्शन आपको पता है जब भी कॉल होगा वो वेरिएबल बनेगा, जैसे ही बन जाएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे एरेज पे। एरे क्रिएट करना हमें आ गई थी, फिक्स्ड लेंथ की एरे क्रिएट करना सीखा था हमने, कैसे करते हैं फिक्स्ड लेंथ की एरे। मैं चाहता हूं कि इस एरे में 100 एलिमेंट ही आए, लिस्ट ऑफ कार्स, और मैं चाहता हूं कि कार्स 100 ही हों, तो कैसे बनाएंगे, न्यू अरे और उसकी ब्रैकेट के अंदर 100 पास करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 100 की अरे बना देगा, और अगर हम ये नहीं पास करते तो वो डायनामिक अरे बनाता है, जितनी भी लेंथ की हम बनाना चाहते हैं। वो तो पुराना तरीका ही है ना, कीवर्ड है, न्यू अरे कीवर्ड है, वो तो पुराना तरीका ही है। जैसे 0 पे अगर आपने कोई नई वैल्यू डालनी है तो वो डाल दें, ऐसे लूप से डालनी है या वैसे डालनी है, बस फर्क ये है कि ये फिक्स्ड लेंथ की बन गई है। जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, किधर गया अली, और 99 को क्या रहे, लेकिन इंडेक्सेस हैं लेकिन एम्प्टी हैं। अगर हम ये ना करें तो फिर तो अली आ जाएगा और बाकी कोई भी एम्प्टी वाला क्रिएटर। इसका नुकसान क्या होता है, मेमोरी, उसने मेमोरी कंज्यूम कर ली इतने सेल की, लेकिन वो खाली पड़े हैं, तो कभी भी हम फिक्स लेंथ अरे नहीं बनाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी इंटरव्यू में आ सकता है। सही है। अच्छा जी, आगे क्या है, पुश क्या होता है, साथ साथ याद भी करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। रास पे कोई पुश बोलते हैं, पॉप क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, शुरू से ऐड करना या डिलीट करना, शिफ्ट का मतलब होता है डिलीट करना, ये हमेशा हो जाता है। और अनशिफ्ट कहाँ पे, फॉर ईच अरे का लूप है, क्या करता है, कंडीशन लगाने के बगैर जितनी अरे में आइटम है उतनी दफा ये लूप चल जाता है। मैप फॉर ईच और मैप एक ही तरह के लूप हैं, लेकिन फॉर ईच कुछ भी रिटर्न, मैप का फंक्शन एक पर्टिकुलर अरे रिटर्न करता है जिसकी के लेंथ इनपुट अरे की लेंथ के इक्वल होती है। फिल्टर हाँ, इसमें मतलब होता है कि ये एक इनपुट अरे पे चलता है और जो आउटपुट अरे देता है उसकी लेंथ या मैक्सिमम इनपुट अरे की लेंथ के बराबर होती है या उससे कम होती है, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज नहीं होती है। अरे के इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो भी चेंज
मैप में एरे के इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्लाइस, काउंट बताना है कि मतलब इंडेक्स नंबर बताना है कहां से लेके कहां तक उसने रे को कट करना है, स्लाइस करना है। स्प्लाइस हाँ, यानी कि पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट इन सब का काम स्प्लाइस कर देता है और ये सेंटर में से भी वैल्यूज को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, बाकियों को भी हमने देखना है, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन हम बना लेते हैं और सुबह कॉल बैक रे मेथड। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने इसका नाम ये रख दिया। और हमारे पास एक रे है, मे बी लिस्ट ऑफ नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट फाइंड कर लें, या हम कहते चलो डॉट फाइंड पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको भी क्या चाहिए, एक अदद फंक्शन चाहिए। और ये मैप की तरह फिर कितनी दफा चलेगा, जितनी लेंथ होगी, मैप भी ऐसे ही चलता। फिर अब ये कुछ रिटर्न करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो भी रिटर्न करेगा हम उसको रिजल्ट में सेव कर लेते हैं और उसका हम क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को कंसोल करा देते हैं। अच्छा, अब मैंने इस फंक्शन में अभी के लिए कुछ भी नहीं किया, अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, बाकी के ना हम यहाँ पे जो कंसोल लगाए हुए थे ना उनको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें वो डिस्टर्ब ना करें। रिजल्ट में क्या आ गया जी, अनडिफाइंड। अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम मिल गया मुझे और साथ में इंडेक्स मिल गया और इसको इसके अंदर लॉग करा लेते हैं। फाइंड का मतलब ये है कि हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं अरे के अंदर से, अगर वो मिल जाता है हमें वो पर्टिकुलर आइटम तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे इंडेक्स ये प्रिंट करा लेते हैं और आइटम भी साथ में प्रिंट करा, तो वो नंबर मुझे मिल रहा है 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से वो चल रहे हैं। हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारा जो है ना वो आइटम मिल रही है। ये तो सिंपल जिस तरह हमारे पास फिल्टर चलता है वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हमने इसको कॉल बैक फंक्शन देना था, उसने उस फंक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है और कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो फाइंड करना है। अगर वो मिल जाता है उसको उसके अंदर से तो ये हमेशा हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, इसको नंबर पास करना है, मेरा ना सिंटैक्स में भूल रहा हूँ इसका। किसको? नहीं, अगर हम कॉल करें तो फिर वो तो वही बात होगी ना जो हमने मतलब, अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको खुद से कॉल करेंगे ना कॉल बैक को, तो इसका मतलब ये है कि हम तो एक ही दफा कॉल करेंगे उसको। अब ये कॉल हमने नहीं करना, किसने करना है? फाइंड ने करना है। अगर हम खुद से ये काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक ही दफा चलेगा, क्योंकि वो लूप में नहीं चल रहा ना।
तो फाइंड ने इसको खुद से बैकग्राउंड में कॉल करना है। ये हमने एक दफ़ा बड़े ना डिटेल में सीखा था जब मैथ पढ़ा था ना, कि उसका कस्टम फंक्शन बनाया था, फिर उसका कॉल बैक फंक्शन कॉल किया था उसमें, उसका कि ये बैकग्राउंड कैसे चल रहा है। मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें एज दे रहा है ये, और एज अगर 18 साल से बड़ी है तो रिटर्न कर दो। हमारा रिटर्न काम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, अच्छा इसने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगाई, उसने उस कंडीशन को चेक किया, जैसे ही उसको एक भी उससे बड़ा मिला उसने लूप को रोक दिया और हमें वो वैल्यू रिटर्न कर दी कि 20 से बड़ी वैल्यू लिस्ट में है और वो वैल्यू क्या है 30। अगर हम इसको कर देंगे 45 तो ये क्या करेगा, ये 50 दे देगा। तो मेन ये चलता रहता है, जैसे इसको कंडीशन फुलफिल होती है तो ये रिटर्न कर देता है। अच्छा, एक और इससे मिलता जुलता फंक्शन है, उसका नाम है फाइंड एवरी। तो सिंपल फाइंड है ना, इधर लिखा था मैंने फाइंड इंडेक्स, वो तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा ना। अच्छा, फाइंड क्या कर रहा था कि उस पर्टिकुलर नंबर की मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो फाइंड इंडेक्स क्या कर रहा है, अगर जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है, लाइक हम कहते हैं कि आइटम 45 से बड़ी है, तो 45 से बड़ी आइटम कौन सी है 50, तो 50 के केस में वो क्या करेगा, वो फोर्थ इंडेक्स मुझे जो है वो रिटर्न कर रहा है। जहां मिल जाएगा वहां वो स्टॉप कर देगा, वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि हर आइटम को चेक करो, अगर आइटम 20 से मैच कर जाती है तो अच्छा, एवरी का मतलब क्या है कि जितनी भी कंडीशन, जितनी भी आइटम्स आ रही हैं, अगर वो सारी की सारी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं तो ये उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करेगा। फाइंड का तो क्या था, अगर एक भी मैच करेगी तो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू भेज रहा है। लेकिन एवरी का मतलब क्या है, हर कंडीशन फुलफिल होगी, सिर्फ उस केस में ट्रू आएगा और बाकी के सारे केसेस में फॉल्स आएगा। अगर हम आइटम डबल इक्वल टू मतलब हाँ, वो सारे वो फिर ट्रू कर देगा। और इन केस अगर हम ऐसा भी चेक करते हैं कि अगर फॉल्स और ट्रू, इसका उससे अलावा नहीं होता। एवरी का जो होता है ना ऑलवेज, इधर शायद है, हाँ, एवरी का हमेशा हमें ट्रू फॉल्स आएगा, लेकिन सारी कंडीशन ट्रू होने पे। इससे मिलता जुलता एक और है, उसको हम बोलते हैं सम। ये भी मैं रख लेता हूं आपके लिए। सम क्या करेगा, एक कंडीशन ट्रू, अभी देखिए 20 है या नहीं उसके अंदर है, एक 20 था उसने ट्रू कर दिया। अगर एक भी 20 नहीं हो तो फिर ये भी क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सम का मतलब क्या है कि कोई एक आइटम भी, किसी एक आइटम की भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आंसर क्या आएगा, मुझे बुलियन वैल्यू ट्रू आएगा। और अगर एवरी करें तो सारे ट्रू होंगी तो आंसर आएगा, अगर एक भी ट्रू होती है तो आंसर नहीं आएगा। फाइंड है और उसके साथ हमने एक और देखा था फाइंड इंडेक्स। चार लूप हमने पढ़ लिए, सम, एवरी, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। क्या कौन रिपीट कराएगा? एवरी का क्या मतलब है,
कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। सम का एक भी ट्रू तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। फाइंड का जहां पे कंडीशन ट्रू होगी वो वाली वैल्यू को, और फाइंड इंडेक्स का वो नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड करके दे दे। सही है। तो 4 हमने लूप आज हमने इसके नए पढ़ लिए जो हमने पहले नहीं पढ़े थे। पहले हमने मैप, फिल्टर, फॉर ईच, स्लाइस, अप्लाइज वो हमने पढ़ लिए थे। रिड्यूस अभी करना है, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पॉइंट भी करते हैं। कंकैट, अच्छा सॉर्ट क्या करेगा, आपको क्या लगता है? ये तो ऑलरेडी वैसे सॉर्टिंग में है, इसके अंदर मैं इसको 100 कर देता हूं। अगर हम इस पे सॉर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, लिस्ट आइटम डॉट सॉर्ट, वो उसको तरतीब से सॉर्ट करके किधर हुआ, हाँ इसके अंदर हमें चाहिए एक अदद फंक्शन जो हमें ए बी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम a माइनस बी करते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो b माइनस ए करते हैं। कोई रिजल्ट मसला कर रहा है, ये कर रहा है 20 30 40 50 100। अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो b माइनस ए, अगर असेंडिंग में करना है तो a माइनस बी, और अगर डिसेंडिंग में करना है तो डी माइनस ए, दोनों में लिख देता हूं। ऑल गुड। तो सॉर्ट की समझ आ गई, डॉट सॉर्ट कैसे काम करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अच्छा उसके बाद रिवर्स, ये क्या करेगा, जो पहली वैल्यू लिखी होगी उसको एंड पे लिख देगा। नहीं रिवर्स ऐसे नहीं है, अगर इसमें सॉर्टिंग नहीं हो रही, देखो 20 30 बीच वाले नंबर तो सारे खराब हैं, ये फ्लिप कर रहा है उसको ऐसे, मतलब जो एंड पे थी तो शुरू में उनकी जगह को फ्लिप कर रहा है, मिरर कर रहा है, उल्टा कर रहा है, ऐसे सॉर्ट नहीं कर रहा ना रिवर्स वो कर रहे हैं कि इनको उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि ये 100 है या नवीद है, उसने इंडेक्सेस को रिवर्स करना, जो 0 इंडेक्स पे है वो 5th पे चला जाएगा, जो 5th पे है 0, जो 1 पे है वो 2 पे आ जाएगा, जो 2 पे है वो 1, ऐसे रिवर्स हो। ऐसे ही सीक्वेंस बनाने के लिए होता है। ये बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं जिन्होंने लेट अप्लाई किया है, सीक्वेंस में है ना, जिन्होंने लेट अप्लाई किया वो एंड पे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यार जिन्होंने बाद में अप्लाई किया ना उनको नोटिफिकेशन जाए पहले, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको रिवर्स कर दूंगा ताकि वो 0 इंडेक्स से चलना शुरू हो जाए। जिन्होंने बाद में अप्लाई किया वो पहले उनको नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाए। बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, बट नॉट टाइम। अच्छा स्ट्रिंग पे नहीं सॉर्ट चलेगा, सिर्फ नंबर्स पे चलेगा। अच्छा इंक्लूड फंक्शन क्या करेगा आपके लिहाज से, हाँ वो चेक करेगा। जैसे लिस्ट ऑफ नंबर है ना, मैं कहूंगा लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट इंक्लूड्स, और उसको कहूंगा इसमें मे बी 30 20 इंक्लूड है या नहीं, तो अगर होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा उसके अलावा सारे कंकैट क्या करेगा, मेरे पास अगर 2 हैं रे को जोड़ने के लिए,
230 ऐसे, ये दो रे हैं, तो इन दोनों रे को जोड़ना है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, लिस्ट ऑफ जिसके आगे दूसरी रे को लगाना है वो पहले लिखनी है, फिर कंकैट लगाना है, फिर उसके फंक्शन की बॉडी में दूसरी रे का नाम देना। तो ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, इसको और इसको जोड़ देगा और एक नई रे मतलब थर्ड रे बन जाएगी। नहीं वो हम कर लेते हैं, ये इसने देखो कंकैट ने नई अरे को यानी इस अरे के साथ जो पहले से है कंकैट, किधर गया हमने, ये किया है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स, दो दफा क्यों हो रहा है, अच्छा इसने क्या किया, ये नीचे कहीं चल रहा होगा, फिर अच्छा ये रिवर्स वाली चल रही है। अब आपको क्लैरिटी होगी, तो जो थर्ड मैंने प्रिंट कराई है उसमें देखें 200 और 300 भी हैं, जो रीजनल रे थी उस पर फैक्टर नहीं आया। वो वैसे ही, तो इन दोनों को कनकैट करके मुझे एक नई रे बनाना पड़ती है, फिर दोनों का सम इसमें आता है। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि अगर इसको पहले लिखेंगे उसके आगे वो दूसरी जोड़ेगा, अगर मैं लिस्ट ऑफ नंबर को पहले लगाता हूँ और इसको बाद में लगाता हूँ तो फिर क्या आंसर आएगा, पहले आएगा और वो दूसरे बाद में आएंगे। सही है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता था आपको। ऑलमोस्ट हमने ए फंक्शंस कर लिए, रिड्यूस रह गया, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको डिटेल में समझेंगे। बाकी फिर ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हैं और फिर ऐसे हम इसको कवर करते जाएंगे। सही है।